शहर के सबसे ऊंचे टावर की सबसे ऊपरी मंजिल, जहां शीशे की दीवारों से पूरी दुनिया छोटी सी दिखती थी, वहीं खड़ी थी अनन्या सिंह। सफेद रेशमी साड़ी, हीरे का हार, कलाई पर चमकती घड़ी, सब कुछ परफेक्ट। पर उस परफेक्शन के भीतर एक सख्त, ठंडा, अकड़ से भरा हुआ दिल धड़क रहा था। अनन्या को लगता था दुनिया उसके लिए बनी है और लोग सिर्फ उसके इस्तेमाल के लिए। वह सुंदर थी, इतनी सुंदर कि लोग देखते ही ठिठक जाते। वह धनी थी, इतनी धनी कि पैसों का हिसाब उसे कभी याद नहीं रखना पड़ा। वह पढ़ी लिखी थी, पर भावनाओं में अनपढ़। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही थी, उसे किसी की कदर नहीं थी, न माँ की, न पिता की, और न ही उस आदमी की जो उसका पति कहलाता था। अनन्या की शादी आदित्य शर्मा से हुई थी। यह विवाह उसका सपना नहीं था, यह उसके पिता की आखिरी इच्छा थी। पिता जो जिंदगी भर उसे सिर पर बिठाकर रखते आए थे, मरते वक्त बस इतना बोले थे, अनन्या, आदित्य अच्छा लड़का है, इसे अपना लेना। सिर हिला दिया था। वजनों का मैना है। बस एक औपचारिक सहमति। उसने कभी आदित्य को अपना नहीं माना, ना शादी से पहले, ना शादी के बाद। संस्कारी, शांत, आत्मसम्मानी, एक साधारण सरकारी नौकरी, सीधी नजरें और बहुत गहरा धैर्य। अनन्या को यही सब खटका था। ब्रेतौन से आदित्य को उसकी औकात दिखानी शुरू कर दी। तुम्हारी ये सस्ती सोच मुझे घुटन देती है। तुम्हें पता भी है इस घर का एक दिन का खर्च कितना है। मेरे सामने चुप ही रहा करो, तुम्हारा बोलना मुझे शर्मिंदा करता है। आदित्य सुनता था। हर बार वह जवाब दे सकता था, पर उसने मौन चुना, क्योंकि वह जानता था अहंकार से जीती गई बहस रिश्ते को मार देती है। अनन्या ने कभी उसके मौन को समझा नहीं। वह उसे उसकी कमजोरी समझती रही। उसकी आंखों में आदित्य छोटा था, बहुत छोटा। बाहर से अनन्या बहुत मजबूत दिखती थी, पर अंदर एक अजीब सी खाली जगह थी। रात को जब बंगले में सन्नाटा छा जाता तो अनन्या को घबराहट होती, पर उसने कभी यह स्वीकार नहीं किया। उसने अकेलेपन को भी अहंकार का मुखाटा पहना दिया था। मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेली ही काफी हूं। यही वाक्य वह हर दिन खुद से कहती थी। एक रात अनन्या देर से लौटी पार्टी से, हंसती हुई, शराब की हल्की गंध। आदित्य ने बस इतना पूछा, खाना लगा दूं? अनन्या ने बिना देखे कहा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बनाए खाने के लिए रुकी हूं? उस वक्त आदित्य कुछ नहीं बोला, पर उस रात उसका कुछ भीतर से टूट गया। कई रातों की तरह वह चुपचाप बालकनी में खड़ा रहा और पहली बार उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या आत्मसम्मान से बड़ा भी कोई रिश्ता होता है? कुछ दिनों बाद आदित्य ने बहुत शांत स्वर में कहा, मैं अलग रहना चाहता हूं। अनन्या ने हंसकर जवाब दिया, जैसे तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाकई उसे फर्क नहीं पड़ा। उसने सोचा, एक बोझ उतर गया। आदित्य चला गया, बिना शोर, बिना आरोप, बिना बदले की आग के। और अनन्या अपने शीशे के महल में और अकेली रह गई। अनन्या उस रात फिर उसी ऊंची मंजिल पर खड़ी थी, शहर को नीचे देखती हुई। उसे लगा वह सबसे ऊपर है। स्ट्रॉन्ग, जो सबसे ऊपर खड़ा होता है, गिरता भी सबसे गहराई से है। और बहुत जल्द उसका ये घमंड, उसकी दौलत और उसका आत्मसम्मान, तीनों एक एक करके टूटने वाले थे। अलगाव के बाद भी अनन्या की जिंदगी में बाहर से कुछ नहीं बदला था। वही चमक, वही बड़ी गाड़ियां, वही मीटिंग्स, वही पार्टियां और वही नकली मुस्कान। अब वह घर नहीं रहा था, वह सिर्फ एक खामोश इमारत बन गया था। सुबह की चाय अब खुद बनानी पड़ती थी। कप हाथ में आते ही अनन्या को चिढ़ होती, एक आदमी के जाने से क्या फर्क पड़ता है, वह खुद से कहती। पर शाम को जब दरवाजा नहीं खुलता, जब कोई ये नहीं पूछता, थक गई हो, तो दिल के किसी कोने में एक अनकही कसक उठती।
एक दिन अलमारी साफ करते वक्त अनन्या के हाथ एक फाइल लगी, आदित्य के कागजात और एक डायरी। वो डायरी खोलना नहीं चाहती थी, पर हाथ अपने आप पलट गया। आज फिर अनन्या ने सबके सामने मुझे नीचा दिखाया। मैं जानता हूं वो बुरी नहीं है, बस बहुत अकेली है। अनन्या की उंगलियां कांप गईं। इसे क्या पता मेरे अकेलेपन के बारे में। उसने गुस्से में डायरी बंद कर दी। पर शब्द, शादी के दिनों की तस्वीरें अब दीवारों पर टंगी थी। वह खुद को देखती, हंसती हुई, पर आंखों में ठंडापन। आदित्य को देखती, थोड़ा झिझकता, पर उम्मीद से भरा। उसने कभी शादी को एक रिश्ता माना ही नहीं। उसके लिए विवाह था एक सामाजिक जिम्मेदारी, एक बोझ, एक समझौता। एक रिश्तेदार की शादी में अनन्या अकेली पहुंची। लोगों की नजरें सीधे उसकी उंगलियों पर गईं। ब्र खाली, पति नहीं आए, सब ठीक तो है? हर सवाल एक तीर था। अनन्या मुस्कुराती रही, पर भीतर कुछ दरकने लगा। रात को पहली बार अनन्या को बुखार हुआ। कमजोरी थी, सिर घूम रहा था। वह पलंग पर पड़ी रही और पहली बार उसने आदित्य को याद किया। वाक्य अधूरा रह गया। उसने खुद को झिड़का, कमजोर मत बनो। उधर आदित्य एक छोटे से किराए के घर में था। कम सामान, कम जगह, पर आत्मसम्मान पूरा। वह रात को अक्सर खिड़की के पास बैठता। अनन्या की याद आती, पर उसने खुद से कहा, प्रेम जबरदस्ती नहीं मांगा जाता। एक दिन अनन्या का अकाउंटेंट आया, चेहरा उतरा हुआ। मैडम, कुछ इन्वेस्टमेंट्स में गड़बड़ी है। अनन्या ने हंसते हुए कहा, पैसे है, चिंता किस बात की? उसे नहीं पता था यही वह पहला दरार था जहां से उसका घमंड टूटना शुरू होगा। उस रात अनन्या देर तक जागती रही। नींद नहीं आई। मन में एक ही सवाल, क्या सच में मुझे किसी की जरूरत नहीं? पर उसने जवाब नहीं ढूंढा, बस करवट बदल ली। क्योंकि अहंकार सवालों से डरता है। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं टूटते, वे टूटते हैं लगातार अनसुने रहने से। आदित्य और अनन्या का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था। आदित्य का घर छोटा था, एक कमरा, एक रसोई और एक खिड़की, जो बाहर की दुनिया से नहीं, उसके भीतर से खुलती थी। सुबह वह समय पर उठता, खुद चाय बनाता, अखबार पढ़ता और दफ्तर चला जाता। सब कुछ सामान्य था, बस एक चीज नहीं थी, अनन्या। वह उसकी जिंदगी से चली गई थी, पर उसकी सांसों से नहीं। आदित्य ने कभी उसे फोन नहीं किया, न मैसेज, न शिकायत, क्योंकि वह जानता था कि जिसे आपकी कमी महसूस नहीं, उससे आपकी मौजूदगी भी बोझ लगती है। दफ्तर में सब जानते थे कि आदित्य अलग रह रहा है। कोई पूछता, सब ठीक तो है? वह मुस्कुरा देता, हाँ। उस हाँ में पूरा सच दबा होता। लंच ब्रेक में जब सब अपने परिवार की बातें करते, आदित्य चुपचाप खिड़की से बाहर देखता। उसे याद आता अनन्या का ताना, तुम्हारी सरकारी नौकरी मेरे सर्कल में हंसी का कारण है। उसने तब भी कुछ नहीं कहा था। एक शाम उसकी माँ का फोन आया, बेटा, बहू कैसी है? आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है माँ। माँ की आवाज में संतोष था और आदित्य के भीतर एक और झूठ। वह अपनी माँ को सच नहीं बता सकता था, क्योंकि जिस पत्नी ने आपको कभी अपनाया ही नहीं, उसकी शिकायत कैसे की जाए? उधर अनन्या अपनी ही दुनिया में व्यस्त थी। बिजनेस मीटिंग्स, नए कॉन्ट्रैक्ट्स, सोशल इवेंट्स। वह अक्सर कहती है, मेरे बिना वह क्या कर लेगा? उसे यह एहसास नहीं था कि आदित्य बिना शोर के खुद को बचा रहा था। एक रविवार आदित्य बाजार गया। वही सड़क, वही दुकानें। एक छोटी सी मिठाई की दुकान के बाहर वह ठहर गया। अनन्या को रसगुल्ले पसंद थे। शादी के शुरुआती दिनों में वह अक्सर उसके लिए ले आता। अनन्या कभी मुस्कुराई नहीं, बस कहती, इतनी चीनी सेहत के लिए अच्छी नहीं। आदित्य ने आज दुकान से मुंह मोड़ लिया। रात को आदित्य ने खिड़की बंद की। ठंडी हवा नहीं,
आज उसे यादों से ठंड लग रही थी। वह बिस्तर पर लेटा छत को देखता रहा और पहली बार उसकी आंखों से आंसू गिरे। न रोने की आवाज थी, न सिसकी, बस दो बूंदें जो तकिए में समा गईं। एक सवाल जो उसने कभी नहीं पूछा, अनन्या कभी नहीं पूछा। यह सवाल वह खुद से भी नहीं पूछता था, क्योंकि वह जानता था कभी कभी सब कुछ सही करके भी रिश्ते हार जाते हैं। उसी रात अनन्या एक पार्टी से लौटी। हंसी, शोर, लोगों की भीड़, पर कमरे में आते ही अचानक सन्नाटा। वो आदतन बोली, आदित्य खाली दीवारों से टकराकर लौट आई। वो ठिठक गई। पहली बार उसने महसूस किया मौन कितना भारी होता है। एक शहर में दो लोग, एक जो मौन में घुट रहा था पर झुका नहीं, दूसरी जो शोर में जी रही थी पर पहली बार खुद की आवाज सुन रही थी और नियति धीरे अपने अगले वार की तैयारी कर रही थी। कुछ जीते तालियों से नहीं, अकेलेपन से पहचानी जाती है। अनन्या ने भी अपने जीवन की सबसे बड़ी हार को जीत समझ लिया था। आदित्य के जाने के बाद अनन्या को लगा जैसे उसने किसी बंधन से छुटकारा पा लिया हो। अब कोई पूछने वाला नहीं था, कब आओगी, खाना खाया। वह देर रात तक बाहर रहती, कभी पार्टियां, कभी मीटिंग्स। वह खुद से कहती, यही तो आजादी है। पर यह आजादी धीरे धीरे उसके चारों ओर खालीपन की दीवारें खड़ी कर रही थी। दिन में वह बहुत व्यस्त रहती, पर रात रात उसके लिए सबसे कठिन हो जाती। बिस्तर बड़ा था पर ठंडा, तकिए ज्यादा थे पर सुकून नहीं। वह बार बार करवट बदलती और अनजाने में दूसरी तरफ हाथ बढ़ा देती, फिर खुद को रोक लेती। कमजोर मत बनो अनन्या। सोशल सर्कल में अब फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। इतनी बड़ी बिजनेस वूमन है, पति को संभाल नहीं पाई। अनन्या हंस देती, पर हर हंसी के पीछे एक दरार थी। दिवाली आई, घर सजा, रोशनी लगी, पर दिल बुझा हुआ था। पहले आदित्य दिया जलाता था, चुपचाप, बिना दिखावे के। आज अनन्या ने खुद दिया जलाया। लौ कांप रही थी। उसने महसूस किया, अकेले जलाई गई रोशनी ज्यादा देर नहीं टिकती। उसके दोस्त अलग अलग सुझाव देने लगे, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, एक पति से क्या होता है। अनन्या सिर हिलाती, पर भीतर कुछ टूट रहा था, क्योंकि उसे आदित्य की आदत पड़ चुकी थी, उसकी चुप्पी की, उसकी मौजूदगी की। एक शाम अनन्या ऑफिस से लौटी, थकी हुई, उलझी हुई। घर में कदम रखते ही उसका फोन बजा। माँ की सहेली थी। बेटी घर आ जाओ, माँ की तबीयत ठीक नहीं। अनन्या घबरा गए। वह अस्पताल पहुंची। माँ बेहोश थी। डॉक्टर बोले, स्ट्रेस है, इन्हें साथ चाहिए। अनन्या की आंखें भर आईं। पहली बार उसे लगा पैसे सब कुछ नहीं खरीद सकते। उस रात अनन्या अस्पताल के बाहर बैठी थी। उसने फोन उठाया, आदित्य का नाम देखा, उंगली कांपी, फिर फोन नीचे रख दिया। अहंकार अब भी बीच में खड़ा था। घर लौटते वक्त अनन्या ने शीशे में खुद को देखा। वही चेहरा, पर आंखों में थकान थी। उसने पहली बार अपने भीतर स्वीकार किया, शायद यह जीत नहीं थी, और यह स्वीकारोक्ति उसके घमंड की पहली सच्ची हार थी। कभी कभी जिंदगी वह सब एक एक करके छीनती है जिस पर हमें सबसे ज्यादा घमंड होता है। अनन्या को यह बात अब समझ में आने वाली थी। अनन्या का साम्राज्य केवल उसकी मेहनत से नहीं बना था। इसके साथ थे उसके बिजनेस पार्टनर, उसका अकाउंटेंट और वे लोग जिन पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया था। मेरे ही लोग हैं, वह गर्व से कहती थी। उसे लगता था पैसा रिश्तों को ईमानदार बना देता है। एक सुबह वह ऑफिस पहुंची तो माहौल बदला हुआ था। कर्मचारियों की आंखों में डर था। उसका अकाउंटेंट घबराया हुआ खड़ा था। मैडम, हमें बैंक से नोटिस आया है। अनन्या ने कागज छीना। अंक उसकी आंखों के सामने घूम गए। भारी नुकसान। ये कैसे हो सकता है? उसकी आवाज कांप गई। सर, आपके पार्टनर ने
वाक्य पूरा नहीं हो पाया। सच सामने आया। जिस आदमी को वह भाई मानती थी, जिस पर उसने पूरी कंपनी छोड़ दी थी, वही आदमी उसकी मेहनत धीरे धीरे बाहर निकाल रहा था। फर्जी साइन, झूठे दस्तावेज और करोड़ों का गबन। अनन्या कुर्सी पर बैठ गई। पहली बार उसके हाथ कांप रहे थे। वह घर लौटी। घर जो अब सिर्फ 4 दीवारें था। उसने फोन उठाया। किसे फोन करे? दोस्त सब बिजनेस तक सीमित थे। परिवार, वह हमेशा सब ठीक है कहती आई थी। आदित्य, उसका नाम मन में आया। उसी पल आंखों से आंसू बह निकले। अगले कुछ हफ्तों में सब कुछ बिखरता चला गया। अकाउंट फ्रीज, प्रोजेक्ट्स रुके, लोग दूर होते गए। वह अनन्या जो कभी बिना सोचे खर्च करती थी, अब हर रुपए से डरने लगी। उसने महसूस किया, जब पैसा जाता है तो लोग भी चले जाते हैं। एक दिन बैंक में उससे कहा गया, मैडम, आपके खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है। वाक्य छोटा था, पर असर कई सालों का था। वह बाहर निकली तो धूप बहुत तेज थी, पर उसे ठंड लग रही थी। उसे याद आया आदित्य का एक वाक्य, पैसे से बड़ा इंसान का चरित्र होता है। उसने तब हंस दिया था। आज वह वाक्य उसके कानों में गूंज रहा था। वह अपने कमरे में बैठी घंटों रोती रही। ब्री न मेकअप की, बस एक टूटी हुई औरत। पहली बार उसे लगा उसने न सिर्फ दूसरों पर गलत भरोसा किया, बल्कि अपने रिश्तों को भी खुद ही खो दिया। रात को अनन्या बालकनी में खड़ी थी। नीचे वही शहर था, पर आज वह उसे छोटा नहीं लग रहा था। आज वह खुद छोटी लग रही थी। उसने फुसफुसाकर कहा, सब कुछ होते हुए भी मैं कुछ नहीं बचा पाई। और उस वक्त उसके भीतर का अहंकार पूरी तरह दरक चुका था। दर्द दिखते नहीं, वे भीतर भीतर इंसान को खोखला कर देते हैं। अनन्या अब उसी दर्द से गुजर रही थी। जिस घर में कभी नौकरों की आवाज गूंजती थी, अब वहां सिर्फ घड़ी की टिक टिक थी। नौकर एक एक करके जा चुके थे। खर्च कम करना मजबूरी थी। अनन्या ने खुद पहली बार रसोई में कदम रखा। चूल्हा जलाते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। उसे याद आया आदित्य कैसे चुपचाप उसके लिए खाना बना देता था। उसने आंखें बंद की। एक दिन वह एक पुराने परिचित से मिली। पहले वही व्यक्ति उसके आसपास घूमता रहता था। आज उसने ठंडी नजर से देखा। सुना है बिजनेस डूब गया। अनन्या ने कुछ नहीं कहा। उसके भीतर कुछ टूट गया। वह समझ गई, सम्मान पैसे से जुड़ा था। घर आकर वह आईने के सामने खड़ी हुई। चेहरा थका हुआ, आंखों के नीचे काले घेरे। कभी यह चेहरा लोगों को डराता था, आज उसे खुद पर तरस आ रहा था। उसने आईने से पूछा, तुम इतनी कठोर क्यों थी? आईना चुप था। माँ अब घर पर थी, कमजोर। अनन्या उनके पास बैठी। माँ ने धीरे से कहा, बेटी, ब्रू, आदित्य अच्छा लड़का था। अनन्या ने पहली बार कोई जवाब नहीं दिया। आंसू खुद ब खुद बह निकले। उस रात अनन्या ने आदित्य को मैसेज किया, मुझे माफ कर दो। बहुत छोटा वाक्य, पर भेजते वक्त हाथ कांप गया। रात गहरी थी। अनन्या बिस्तर पर बैठी थी, सिर पकड़कर। अब वह खुद से झूठ नहीं बोल पा रही थी। उसे किसी की जरूरत थी, बहुत ज्यादा। सुबह वह मंदिर गई, बिना सजावट, बिना मेकअप, बस एक टूटी हुई औरत। उसने भगवान से कुछ नहीं मांगा, बस रोई। घर लौटकर उसने अपने दिल से कहा, यह स्वीकार सबसे कठिन था, पर यही बदलाव की शुरुआत थी। वेदना की टीसे सिर्फ आंसुओं से नहीं धुलते, बल्कि वे हर सांस के साथ और गहरे उतरते जाते हैं। अनन्या अब उसी दौर में थी। सुबह की धूप खिड़की से भीतर आ रही थी। अनन्या बिस्तर पर बैठी थी, हाथ में पुराना मोबाइल। उसने मैसेज बॉक्स खोला। आदित्य के भेजे हुए
कुछ पुराने मैसेज अब भी थे। ख्याल रखना, आज देर हो जाएगी, खाना मत रोकना, अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना। वह हर लाइन पर ठहर जाती। उसे याद आया उसने कभी इनका जवाब नहीं दिया, या दिया भी तो सूखे शब्दों में। आज वही शब्द उसके दिल को काट रहे थे। रातें अब अनन्या की दुश्मन थी। आंख बंद करते ही वह दृश्य लौट आते। आदित्य का चुपचाप खड़ा रहना, उसकी आंखों में छुपा हुआ दर्द और उसका खुद का कठोर चेहरा। वह बार बार पसीने में भीगकर उठती। मैंने ऐसा क्यों किया? ये सवाल अब उसका पीछा नहीं छोड़ता था। एक शाम माँ ने उसका हाथ पकड़ा। बेटी, आवाज कांप गई, पर उसे मान लेना बहादुरी होती है। आज उसे माँ के शब्द कमजोरी नहीं, सहारा लग रहे थे। अनन्या ने आदित्य को फोन किया। घंटी जाती रही। हर रिंग उसकी धड़कन बढ़ा रही थी। फोन उठा, उधर खामोशी। आदित्य, उसकी आवाज पहली बार नरम थी। मुझे तुमसे कुछ कहना है। दूसरी तरफ अब भी कोई शब्द नहीं। फिर धीमी सी आवाज, कहिए। उस एक शब्द में न गुस्सा था न प्यार, बस दूरी। अनन्या ने कोई सफाई नहीं दी, बस कहा, मैं गलत थी। मैंने तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारे धैर्य को कमजोरी समझा। उसकी आवाज भर्रा गई। मुझे माफी नहीं चाहिए, बस इतना चाहती हूं कि तुम जानो, मुझे अब सब समझ आ रहा है। फोन के उस पार कुछ पल चुप्पी रही। फिर आदित्य बोला, समझ आना और बदल जाना दो अलग बातें हैं अनन्या। लाइन कट गई। अनन्या फोन हाथ में लिए किसी पर बैठ गई। आंसू रुक नहीं रहे थे, पर आज ये आंसू उसे सजा नहीं लगे। ये उसे उसकी गलती याद दिला रहे थे। उस रात उसने डायरी निकाली। पहली बार उसने अपने लिए लिखा, मैंने हमेशा खुद को सही माना, आज समझ आया मैंने सब कुछ खोया क्योंकि मैंने किसी को अपना नहीं माना। हर शब्द के साथ उसका दिल हल्का होता गया। अनन्या जानती थी, एक माफी सब कुछ ठीक नहीं कर सकती। उसे खुद को बदलना होगा, धीरे धीरे, ईमानदारी से, बिना किसी उम्मीद के। रात के सन्नाटे में अनन्या ने आसमान की ओर देखा। आज वह पहली बार झुकी हुई थी, पर इस झुकाव में कमजोरी नहीं थी, इसमें एक नई शुरुआत छुपी थी। कुछ दरवाजे माफी से नहीं खुलते, उन्हें खोलने के लिए समय, धैर्य और सच्चा समर्पण चाहिए होता है। अनन्या अब इसी रास्ते पर चल पड़ी थी। अब वह आदित्य को पत्नी के अधिकार से नहीं, एक अपराध बोध से भरे इंसान की तरह याद करती थी। उसे एहसास हो चुका था, उसने अधिकार जताया था पर कभी अपनापन नहीं दिया। आज वह अधिकार छोड़ चुकी थी। एक सुबह अनन्या आदित्य के दफ्तर के बाहर खड़ी थी। न बड़ी गाड़ी, न ड्राइवर, साधारण कपड़े, चेहरे पर घबराहट। वह सोच रही थी, अगर उसने मिलने से मना कर दिया तो, पर उसने पीछे हटना नहीं चुना। आदित्य बाहर आया, उसे देखते ही रुक गया। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। अनन्या ने नजरें झुका ली। मैं कोई हक लेकर नहीं आई, उसने धीरे से कहा, बस तुमसे मिलने आई हूं। आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चलने का इशारा किया। वे एक छोटी सी चाय की दुकान पर बैठे। कभी अनन्या ऐसे स्थानों को नीचा समझती थी, आज वही उसे अपनी औकात समझ आ रही थी। चाय आई। अनन्या ने खुद कप उठाया। पहली बार। तुम्हें याद है, वह बोली, मैं हमेशा कहती थी कि तुम्हारी पसंद सस्ती है। उसकी आंखें भर आईं। आज वही चाय मुझे सबसे सच्ची लग रही है। आदित्य ने चाय का घूंट लिया, फिर बोला, अनन्या, मैंने कभी तुमसे बदले की उम्मीद नहीं की, बस सम्मान चाहता था। उसका स्वर शांत था, पर वही शांति अनन्या के लिए सबसे भारी सजा थी। अनन्या ने अपने पर्स से कुछ नहीं निकाला, कोई तोहफा नहीं, कोई बहाना नहीं, बस शब्द, मैं तुम्हें वापस पाने नहीं आई। मैं बस तुमसे माफी मांगने आई हूं, और यह बताने कि अब मैं वही औरत नहीं रही। आदित्य ने उसे देखा। लंबे समय बाद उसकी आंखों में नमी दिखी। बदलाव शब्दों से नहीं,
वक्त से साबित होता है। वह उठा। अपना ख्याल रखना। अनन्या वही बैठी रही। आदित्य चला गया, पर आज उसके जाने में पहले जैसा खालीपन नहीं था, क्योंकि वह सही रास्ते पर थी। घर लौटकर अनन्या ने खुद से कहा, अगर वह कभी वापस ना भी आए तो भी मुझे खुद को सही बनाना है। यह विचार सच्चा था। उस रात अनन्या ने दिया जलाया, अकेले, पर आज उस लौ में उम्मीद थी, क्योंकि सच्चा प्रेम मिलने की जिद नहीं करता, वह खुद को बदल लेता है। कुछ मुलाकातें पूरी नहीं होती, पर वे दिल के बंद दरवाजों पर हल्की सी दस्तक जरूर छोड़ जाती है। आदित्य और अनन्या अब उसी अधूरे मोड़ पर थे। उस दिन चाय की दुकान से लौटने के बाद आदित्य देर तक खुद से लड़ता रहा। अनन्या का चेहरा उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। पहले जैसी नहीं थी, न आवाज में कठोरता, न आंखों में घमंड, पर डर अब भी था। अगर फिर वही हुआ तो? उसने खुद से पूछा। उधर अनन्या अब रोज आदित्य को फोन नहीं करती थी, न मैसेज न दबाव। वह जान चुकी थी, प्रेम छीनने से नहीं मिलता। वह बस कभी कभी उसके दफ्तर के रास्ते से गुजर जाती, दूर से देख लेती और चुपचाप लौट आती। एक शाम आदित्य की तबीयत बिगड़ गई, तेज बुखार। वह अकेला था। पास के एक सहकर्मी ने अनन्या को सूचना दी। अनन्या बिना कुछ सोचे दौड़ी चली आई। दरवाजा खोला, आदित्य बिस्तर पर बेहोश सा पड़ा था। अनन्या ने उसे छुआ नहीं, बस दवा दी, पानी पिलाया, ब्रह्म माथे पर ठंडा कपड़ा रखा। कोई शिकायत नहीं, कोई सवाल नहीं। पूरी रात वह कुर्सी पर बैठी रही। सुबह आदित्य की आंख खुली, अनन्या वहीं थी, थकी हुई, चुप। उनकी नजरें मिली। बहुत कुछ कहा गया बिना शब्दों के। आदित्य बोला, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, बस यही काफी है। उसने जाने की तैयारी की। दरवाजे पर आदित्य ने कहा, धन्यवाद। एक छोटा सा शब्द, पर अनन्या की आंखें भर आईं। वे फिर अलग हो गए, पर इस बार कुछ बदला हुआ था। अब उनके बीच सिर्फ दर्द नहीं था, थोड़ी सी उम्मीद भी थी। अनन्या सीढ़ियां उतरते हुए रुक गई। उसने मन ही मन कहा, मैं इंतजार करूंगी, बिना शर्त। और ऊपर खिड़की के पास खड़ा आदित्य उसे जाते हुए देख रहा था। दिल अब भी डर रहा था, पर पहली बार पूरी तरह बंद नहीं था। कुछ अंत खुशी से नहीं, बर्फ समझ से पूरे होते हैं। आदित्य और अनन्या की कहानी भी अब उसी समझ के द्वार पर खड़ी थी। आदित्य पूरी तरह ठीक हो चुका था, शरीर से नहीं, मन से। उस बीमारी ने उसे कमजोर नहीं किया, बल्कि स्पष्ट। उसे समझ आ गया था, अनन्या अब वही स्त्री नहीं रही जिससे वह कभी डरता था। पर डर अब भी था, क्योंकि जो एक बार टूट जाए वह जुड़ने से पहले कई बार कांपता है। अनन्या ने आदित्य से फिर मिलने की जिद नहीं की। वह रोज अपनी मां की देखभाल करती, छोटा सा काम संभालती और जीवन को नए सिरे से सादगी में जीना सीख रही थी। वह अब कम बोलती थी, पर जब बोलती तो सच बोलती। एक दिन आदित्य को डाक में एक लिफाफा मिला। अनन्या का था। उसने लिखा था, मैं यह पत्र तुम्हें वापस बुलाने के लिए नहीं लिख रही। मैं बस यह स्वीकार करना चाहती हूं कि मैंने तुम्हारे प्रेम को अपनी अहंकार की चादर से ढक दिया। आज अगर तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा कभी न भी बनो, तो भी तुम्हारा सम्मान मेरी आत्मा में रहेगा। मैं बदल चुकी हूं, यह कहने के लिए नहीं, जीने के लिए। आदित्य ने पत्र मोड़ा, लंबी सांस ली। शाम को वह उसी मंदिर गया जहां अनन्या अक्सर जाती थी। अनन्या दिए जला रही थी। उसने मुड़कर देखा, आदित्य सामने खड़ा था। कोई नाटकीय संगीत नहीं, कोई आदि नहीं, बस दो थके हुए दिल। मैं वापस सब कुछ वहीं से शुरू नहीं कर सकता। अनन्या ने सिर हिलाया। मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, वह बोली, बस एक मौका जहां मैं गलतियां दोहरा न सकूं। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा। वहां अब घमंड नहीं था,
वहां डर था, पश्चाताप था और बहुत गहरी सच्चाई। आदित्य ने धीरे से कहा, हम पति पत्नी की तरह नहीं, पहले दो इंसान की तरह शुरू करेंगे। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले, पर आज ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये आत्मस्वीकृति के थे। वे साथ रहने लगे, पर इस बार घर बड़ा नहीं था, सादा था। अनन्या अब हर बात पर बोलती नहीं थी और आदित्य अब हर बात चुपचाप नहीं सहता था। दोनों सीख रहे थे। साथ एक शाम अनन्या ने आदित्य से कहा, अगर मैंने तुम्हें खो दिया होता तो मैं खुद को कभी ना पा पाती। आदित्य मुस्कराया, कभी कभी खोना ही पाने की शुरुआत होता है। यह कहानी घमंड टूटने की है, पैसे हारने की है और प्रेम को समझने की है। यह कहानी हर उस स्त्री के लिए है जो मजबूत दिखते दिखते अकेली हो गई, और हर उस पुरुष के लिए जो चुप रहकर भी प्रेम करता रहा। पेरियड।